अब तक आपने देखा कि सरोज जी ने अपनी बहुओं विनीता, रेनू और कोमल के खाना बनाने का समय तो बांट दिया था, लेकिन फिर भी वो तीनों बहुओं के बीच की लड़ाई को शांत नहीं कर पा रही थी। आइए जानते हैं कि अब सरोज जी क्या कदम उठाने वाली है। मेरी तीनों बहुओं में लड़ाई ना हो इसलिए मैंने इनको अलग अलग समय पर खाना बनाने के लिए कहा था, लेकिन अभी भी इनकी लड़ाई बंद ही नहीं हो रही। सरोज ये सोच ही रही थी कि अचानक उसके पास विनीता आई। माँ जी देखिए ना, रेनू और कोमल मुझे खाना बनाने नहीं दे रही हैं। क्यों, ऐसा क्या हो गया जो वो तुम्हें खाना बनाने से रोक रही है? वो बोल रही हैं कि तुम लौकी की सब्जी नहीं बना सकती। दोनों नागिन बनकर रसोई के बाहर बैठ गई हैं, मुझे अंदर ही नहीं जाने दे रही। विनीता की बात सुनकर रेनू और कोमल भी वहां आ जाती है। दीदी क्या कहा आपने? हम दोनों नागिन हैं। उप्स, सॉरी, मैंने तुम दोनों को नागिन बोला। बेचारी नागिन सुनेगी तो बुरा मान जाएगी ना। दीदी, नागिन तो आप हो, आपके अंदर हम दोनों के लिए कितना जहर भरा हुआ है। ठीक कह रही हो कोमल तुम, तभी तो अपना सारा जहर हमारे ऊपर उगल देती हो। देखो देखो माँ जी, ये किस तरह से मुझसे लड़ रही है। अभी मैंने कुछ बोल दिया ना तो बुरा लग जाएगा। अरे चुप हो जाओ, कभी तो मेरे घर में शांति रहने दिया करो। अरे विनीता बहू लौकी की सब्जी बना रही है तो बनाने दो ना। माँ जी भूल गई आप, दीदी 3 दिन से लौकी ही खिला रही है। माँ जी कल आपने दीदी को नाश्ता बनाने के लिए बोला था, दीदी ने नाश्ते में भी पूरे घर को लौकी की सब्जी खिलाई है। विनीता बहू तुम कुछ और बना लो ना, क्यों तुम लौकी के पीछे पड़ गई हो? ठीक है माँ जी, मैं लौकी नहीं बनाऊंगी, लेकिन फिर इस घर में बैंगन और कटलेट भी नहीं बनेंगे। क्यों क्यों कटलेट नहीं बनेगा? सब लोग बहुत शौक से खाते हैं ना। कोई शौक से नहीं खाता, सब मजबूरी में खाते हैं। और सारी बात घूम फिर कर मेरे बैंगन पर ही क्यों आ जाती है? अरे तुम तीनों फिर से शुरू हो गई। आज से घर में केवल वही खाना बनेगा जो मैं कहूंगी। मैं तुम्हें रोज बताऊंगी कि क्या क्या बनाना है, वही तुम तीनों बनाओगी। सरोज की बात तीनों बहुएं मान लेती है। अब सरोज रोज तीनों बहुओं को बताती कि उन्हें क्या बनाना है। विनीता बहू, आज तुम नाश्ते में पोहा और दलिया बना लेना। रेनू, तुम दोपहर के खाने में दाल चावल बना लेना, और तुम रात को मटर पनीर बना लेना। और कल भी क्या बनेगा ये मैं तुम्हें बताऊंगी। ठीक है माँ जी। ठीक है माँ जी। ठीक है माँ जी। इसी तरह से कई दिन बीत जाते हैं और तीनों बहुएं अपनी सास की बात मानकर परेशान हो जाती हैं। माँ जी तो पूरी हिटलर बन गई है, खाना बनाने के लिए हमें माँ जी के ऑर्डर मानने पड़ते हैं। परेशान हो गई हूँ मैं तो। विनीता दीदी और कोमल ने लड़ लड़ कर माँ जी को ही अपने पीछे लगा लिया। न जाने माँ हमें कब तक इस तरह से आदेश देती रहेंगी, अपनी मर्जी से खाना भी नहीं बना सकते। तीनों बहुएं इस बात से परेशान रहती। अब तीनों बहुओं ने अपने पसंद का खाना बनाने के लिए एक नया रास्ता निकाल लिया। अब सास बहू को जो भी खाना बनाने के लिए देती तो बहू वो खाना बना तो देती, लेकिन साथ ही वो अपनी मर्जी का भी खाना बनाती। एक दिन तीनों बहुएं बैठकर खाना खा रही थी कि तभी कोमल बोलती है, रेनू दीदी आपने गोभी क्यों बनाई? माँ जी ने तो आपको दाल बनाने के लिए कहा था ना। कोमल, मैंने दाल ही बनाई है। गोभी आलू तो मैंने अपने लिए बनाया है, मुझे ये दाल पसंद नहीं है। अच्छा, तो अब तुम्हें दाल पसंद नहीं तो हमारे लिए भी सब्जी बना लेती ना। जब तुम दाल नहीं खा सकती तो हमें क्यों दाल खिला रही हो? विनीता दीदी, आप हमेशा लड़ती क्यों रहती हो? आपको सब्जी खानी है तो खा लो, मैं कौन सा आपके हाथ से छीन लूंगी। अब अगली बार विनीता ने भी यही किया। तभी रेनू ने उसे ताना मारते हुए कहा, दीदी कल मैंने गोभी आलू बनाया था तो आपने मुझे कितनी बातें सुनाई थी। अब माँ जी ने आपको शिमला मिर्च बनाने के लिए बोला था तो आपने घी के कोफ्ते बना लिए। अरे तो तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है जो इतना बोल रही हो? मैं कहाँ बोल रही हूँ दीदी, सबसे ज्यादा तो आप ही बोलती हो। रेनू, विनीता, चुपचाप खाना खाओ। इस तरह से एक दूसरे से बहस करोगी तो कल से दोनों का किचन में जाना ही बंद करवा दूंगी। सास की बात सुनकर दोनों बहुएं चुपचाप खाना बनाने में लग जाती है। अब दोनों बहुओं की हरकतें देखकर कोमल भी कहां पीछे रहने वाली थी। अरे कोमल, माँ ने तो तुमसे पालक बनाने के लिए बोला था ना, तुमने भिंडी बना ली। विनीता दीदी, कोमल ने पालक की सब्जी भी बनाई है। हाँ दीदी, मैंने 2-2 सब्जी बनाई है। जब आप दोनों अपनी पसंद की सब्जियां बना सकती हो तो मैं क्यों नहीं बना सकती? अरे कोमल, तुम 2 क्या 4 सब्जी बनाओ ना, हम कुछ कह रहे हैं क्या? मुझे कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है, मैं किसी की नहीं सुनने वाली। कोमल, हम बस इतना कहना चाहते हैं कि तुम खाना कम बनाया करो।
तुम इतना ज्यादा खाना बना लेती हो कि फेंकना पड़ता है। आप दोनों मुझे मत समझाओ मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, बस अपने काम पर ध्यान दो। अरे एक तो तुमने दो दो सब्जी बना ली और ऊपर से तुम हमसे लड़ रही हो। मैं लड़ रही हूँ या आप दोनों लड़ रही हो मुझसे? मैंने 2 सब्जी बना ली है तो आप दोनों फांसी लगा दोगे क्या मुझे? वैसे तो आप दोनों में 1 मिनट के लिए नहीं बनती, लेकिन जहां मेरी बात आती है वहां दोनों एक हो जाती हो। तीनों बहुओं की लड़ाई की आवाज सुनकर सरोज बाहर आती है और तीनों को चुप कराती है। एक दिन सरोज तीनों बहुओं को बुलाकर कहती है, तुम तीनों घर में जो 56 तरह के पकवान बनाती हो ना, इसे बनाना अब बंद करना होगा। क्यों माँ, क्या हुआ? तुम्हें पता है इस महीने का बजट बिगड़ गया है। आज से मैं जो खाना बोलूंगी वही खाना बनेगा इस घर में, एक भी चीज एक्स्ट्रा नहीं बनेगी। माँ जी ये सब ना इन दोनों की वजह से हुआ है। ये दोनों एक ही टाइम में इतना सारा खाना बना लेती है कि पूछो मत। ओहो, तुम तो बड़ी दूध की धुली हुई हो ना। तुम तीनों को कुछ भी समझाओ तब भी तुम आपस में भिड़ ही जाती हो। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, मैं 3 दिन के लिए अपनी बहन के घर जा रही हूँ, उसकी तबीयत खराब है। हाँ ठीक है माँ जी, आप आराम से जाइए, मैं घर और रसोई दोनों संभाल लूंगी। जी नहीं, तुम तीनों को अपने आप को संभालना है और वही मेरे लिए काफी है। मैं 3 दिनों की लिस्ट बना देती हूँ, उसमें कौन सी बहू कब किचन में जाएगी यह भी लिख देती हूँ। सरोज ऐसा ही करती है। वो एक लिस्ट बनाकर किचन की दीवार पर टांग देती है और अपनी बहन के घर चली जाती है। अच्छा हुआ माँ जी घर से चली गई। हाँ, अब रसोई पर मेरा राज रहेगा। मैं अपनी मर्जी का खाना बनाकर खाऊंगी और इन दोनों चुड़ैलों को भी देख लूंगी मैं। माँ जी तो चली गई, कुछ दिनों के लिए हमें भी शांति मिल जाएगी और माँ जी को भी शांति मिल जाएगी। अब रसोई में जाने से मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। माँ जी अपनी बहन के घर गई है, वो भी 3 दिन के लिए। किसी तरह से ये दोनों भी चली जाए तो शांति मिल जाएगी। अब तीनों बहुओं के मन में जो आता वही बनाती और खाती, साथ साथ आपस में भी खूब लड़ती। सरोज जब घर वापस आई तो उसने बहुओं से कुछ खाने के लिए मांगा। तीनों बहुओं ने सरोज के सामने तरह तरह के पकवान रख दिए। अरे अरे बहू, ये सब क्या है? तुम तीनों ने क्या किया है? इतना सारा खाना क्यों बनाया? माँ जी मैंने तो 2 ही सब्जी बनाई थी, बाकी जो किया है इन दोनों ने किया है। माँ जी मैंने भी 2 ही खाने की चीजें बनाई थी, बाकी की चीजें तो इन दोनों ने बनाई है। माँ जी मैंने भी कुछ ज्यादा नहीं बनाया, कम से कम बनाने की कोशिश की है। ये सारा रायता तो इन दोनों ने फैलाया है। अच्छे खासे घर को होटल बनाकर रख दिया। हमने होटल बनाया है, तुमने अपने आप को देखा है कभी? माँ जी आपके पीछे ना ये सारा दिन किचन में खड़ी रहती थी, मैं तो बस सुबह शाम ही जाती थी। हाँ, विनीता की तीनों बहुएं फिर से लड़ने लगी। सरोज ने उन्हें डांटते हुए चुप कराया। जब मैं तुम तीनों को बोल कर गई थी कि अपने अपने समय पर किचन में जाना, तो तुमने मेरी बात को क्यों नहीं माना? जो लिस्ट में लिखा है वही बनाना था, कहाँ गई वो लिस्ट? माँ वो लिस्ट तो विनीता दीदी ने फाड़ दी। नहीं नहीं माँ, रेणु ने फाड़ी है। माँ इन दोनों ने बुलाया था मुझे ऐसा करने के लिए। सरोज की तीनों बहुओं में फिर से झगड़ा शुरू हो गया। मैं तो इनको समझा समझा के हार गई। इन तीनों बहुओं की रसोई की लड़ाई शांत करने की कोशिश करते करते समझ में नहीं आ रहा अब क्या करूं मैं। अगर आपके पास इसका कोई समाधान हो तो कृपया मुझे बताइए, क्या करूं मैं? शांति एक किन्नर होती है। रोजाना वो हनुमान मंदिर के पास से गुजरती। एक दिन उसे एक तूफानी बरसात की रात में मंदिर के चौखट पर एक टोकरी में एक नन्ही बच्ची रोती दिखाई देती है। हे भगवान, ये बच्ची यहाँ ऐसी इतनी तूफानी रात में कौन छोड़ गया होगा मंदिर में? नाना बेटी, बस 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 बस, रोते नहीं बेटा। शांति उस बच्ची को अपने घर ली जाती है। शांति एक सुनसान इलाके में रहती है, क्योंकि अगर वो आम लोगों के साथ रहने की कोशिश करती तो वो उसे चैन से रहने ही नहीं देते। आखिर वो एक किन्नर जो थी। शांति बच्ची को नहलाती है और फिर उसे नए कपड़े पहनाकर चम्मच से दूध पिलाती है। कितनी प्यारी बच्ची है ये, कैसा जमाना आ गया है। इतनी फूल सी बच्ची को सरेआम छोड़ दिया, इतनी भीषण बारिश में मंदिर की चौखट पर। बहुत गलत किया। आजकल के लोगों के लिए लड़की सिर्फ बोझ बन गई है।
निर्दयी मनहूस लोग। लेकिन अब मैं इस बच्ची को। शांति अपने आप से ये सारी बातें कर रही थी कि बच्ची अचानक से हंसने लगती है और शांति की साड़ी को अपनी छोटी नन्ही उंगलियों से पकड़ने की कोशिश करती है। बच्ची का प्यारा सा मुंह देखकर शांति के अंदर की ममता जाग उठती है और वो फैसला लेती है। नहीं नहीं, मैं इस मासूम सी नन्ही जान को यूं अपने आप से अलग नहीं होने दूंगी। मैं इसे पालूंगी, पोसूंगी, इसकी परवरिश करूंगी। जानती हूँ एक किन्नर ये नहीं कर सकती, लेकिन मैं इस समाज से, दुनिया वालों से डरूंगी नहीं। शांति बच्ची को पालती है और गोद ले लेती है और उसका नाम राधिका रखती है। शांति राधिका को पढ़ाती है, लिखाती है, उसकी हर छोटी से छोटी ज़रूरत को पूरा करती है और उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देती। राधिका के लिए सब कुछ इतना आसान नहीं होता। जब जब वो स्कूल में जाती, बाजार में जाती या गली मोहल्ले में खेलती, सब उसे चिढ़ाने लगते और कहते, अरे देखो देखो, ये वो शांति किन्नर की बेटी है। गोद लिया तो है, अब वो इस लड़की को भी किन्नर ही बना देगी। और नहीं तो क्या, ये भी ताली बजाएगी और इधर उधर घूमेगी। लोगों को पैसे मांग के परेशान करने के अलावा इन्हें और आता ही क्या है। ऐसा नहीं कि कोई नौकरी कर ले। छोटी राधिका को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है और उसकी आंखें नम हो जाती है। तभी वहां पर शांति आती है और वो गुस्से से उन औरतों को कहती है, ओ बहनों, क्यों मेरी बेटी को कुछ भी बोल रही हो? क्या बिगाड़ा है हमने आपका? आपसे पैसे मांगे, खाना मांगा या आपकी कोई चोरी की? हाँ, और आप क्या बोल रही हो? नौकरी? अरे हम आप सबसे पैसे मांगते हैं क्योंकि हमें कोई नौकरी नहीं देता। किन्नर है ना, इसलिए हकाल देते हैं हर जगह से। हमको भी अच्छा नहीं लगता दीदी, ताली बजा के पैसे मांगना। हर किन्नर चाहती है कि वो भी काम करे, आम लोगों की तरह और पैसे कमाए। लेकिन आप जैसे लोगों के कारण हम आम लोगों से अलग हो जाते हैं। अरे घिन आती है लोगों को हमें देखकर। क्यों? क्योंकि हम किन्नर हैं इसलिए? अरे लानत है आप पर, जो आपकी इतनी गंदी और घिनौनी सोच है। आइंदा से मेरी बेटी को कुछ भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शांति राधिका को वहां से घर ले जाती है और रात में शांति राधिका को अपने हाथों से खाना खिलाती है। राधिका बेटा, आपने अपना होमवर्क पूरा कर लिया ना? हाँ माई, लेकिन एक बात बताओ, हमसे सब लोग इतनी नफरत क्यों करते हैं माई? स्कूल में भी कोई मेरे पास नहीं आता बात करने। सब एक दूसरे की टिफ़िन शेयर करते हैं, लेकिन मेरा टिफ़िन मैं अकेले ही खाती हूँ। वो टिप्सी की मम्मी है ना, उसने बोला कि मुझसे बात करना बंद कर दे। पार्क में भी सब मुझसे दूर भागते हैं। राधिका की बातों को सुनकर शांति स्तब्ध और मौन रह जाती है। समय के साथ राधिका भी बड़ी हो जाती है और शांति बहुत मेहनत कर राधिका को अच्छी कॉलेज से पढ़ाती है और उसे अपने पैरों पर खड़ा करती है और काबिल बनाती है। लेकिन जीवन भर राधिका को एक किन्नर की बेटी होने के कारण बहुत सहना पड़ा। कोई उसके पास भी नहीं रहता और उसे खूब चिढ़ाता। उसे एक जगह पर नौकरी मिल जाती है और वो इसी खुशी में लड्डू लाती है। माई माई माई, मुझे नौकरी लग गई माई। ये लो, मुंह मीठा करो। रघुराम की मोतीचूर के लड्डू लाई हूं मैं। आ करो आ। क्या? अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। राधिका बेटा, आज मेरा सपना पूरा हो गया। जुग जुग जियो, खूब तरक्की करो बेटा। हाँ माई, अब तुम ना हर जगह जाकर ताली मत बजाना। मैं ना एक बड़ा घर लूंगी जिसमें एसी भी होगा, सुंदर साड़ी और खूब गहने बनवाऊंगी माई। देखना, हमारे सारे सपने साकार होकर ही रहेंगे। हाँ राधिका बेटिया। राधिका अब नौकरी पे जाने लगती है, लेकिन वो किसी को ये नहीं बताती कि उसकी माँ एक किन्नर है। राधिका को नौकरी की जगह पे मुकुल नाम के एक लड़के से प्यार हो जाता है और मुकुल को भी राधिका से प्यार हो जाता है। दोनों ऑफिस के बाद एक दूसरे को मिलते, कैफे, पार्क और मॉल्स में घूमने जाते। राधिका, आई रियली लव यू। मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ मुकुल, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ
और मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ओके डन देन, मैं आज ही मेरे घर वालों से हमारे बारे में बात करता हूँ। मुकुल अपनी माँ राजेश्वरी, पिता गुलाबचंद और दादी शंकरी को ये सारी बात बताता है और वो सभी राधिका की तस्वीर देखकर शादी के लिए राजी हो जाते हैं। मुकुल चुपके से राधिका के घर का पता लगा लेता है और अगली रात आइसक्रीम लेकर छुपकर उसके घर की खिड़की के पास जाता है। राधिका को तो खबर भी नहीं कि मैंने उसके घर का पता ढूंढ लिया है और यह आइसक्रीम उसकी फेवरेट है। इसे और मुझे इस वक्त देखकर वो बहुत खुश हो जाएगी। लेकिन मुकुल खिड़की से सब देख लेता है कि राधिका की माँ शांति कोई और नहीं बल्कि किन्नर है। उसके हाथ से आइसक्रीम नीचे गिर जाती है और वो हैरान और भौंचक्का रह जाता है। ये तो वही किन्नर है जो फतेह चाचा की दुकान पर एक समय पे पैसे मांगने आती थी। इसका मतलब राधिका इनकी गोद ली हुई बेटी है। वो तुरंत घर की घंटी बजाता है। राधिका दरवाज़ा खोलती है और मुकुल गुस्से से उस पर बरस पड़ता है। इतना बड़ा धोखा! राधिका, तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई कि तुम्हारी माँ एक किन्नर है? मुकुल, वो मैं तुम्हें ये बात बताने ही वाली थी, लेकिन क्या राधिका? मुझे तुमसे कुछ कहना ही नहीं और ना तुमसे कुछ सुनना है। मुकुल गुस्से में वहां से चला जाता है। शांति खूब रोती है और अपने आप को इस सब के लिए दोषी मानती है। जब राधिका मुकुल के घर उसे समझाने जाती है तब देख लड़की, हम ऐसी लड़की को अपनी बहू नहीं बनाना चाहते जो एक किन्नर की बेटी हो। तुम्हें चुनना होगा, या तो मुकुल या फिर वो तेरी किन्नर माँ। इन दोनों में से किसी एक को चुन और अपना अंतिम फैसला ले। जिंदगी भर तुम्हें अपनी किन्नर माँ के कारण खूब भला बुरा सुनने मिला होगा। क्या तुम्हें जीने का हक नहीं है? अरे वो एबनॉर्मल है, लेकिन तुम तो नॉर्मल हो ना, फिर तुम क्यों सहोगी ये सब? लड़के वाले राधिका को खूब भड़काते हैं और फिर वो शांति को छोड़ने का फैसला ले लेती है और अपना बोरिया बिस्तरा पैक करके निकल लेती है। जाते समय, राधिका, सच में तूने ये फैसला ले लिया है? एक आखिरी बार अपनी माँ से तो गले लग जा बेटा। नहीं, अब से मैं आपसे सारे नाते तोड़ रही हूँ माई। आप एक किन्नर हो और आपके किन्नर होने की वजह से मैं और दर्द नहीं सह सकती। मुझे फ्री और खुशहाल जिंदगी जीनी है, ना कि ऐसे तिल तिल करके मर मर के जीने वाली जिंदगी। उम्र भर तो आपने मेरे बारे में सोचा नहीं, अब मुझे तो अपने बारे में सोचने दो। राधिका घर छोड़कर चली जाती है और शांति उसके जाने के बाद पूरी तरह टूट जाती है। राधिका मुकुल से शादी कर लेती है और वो उसके साथ अपना नया जीवन शुरू करती है। फिर एक दिन जब वो मुकुल के साथ हनुमान मंदिर जाती है, तभी पंडित जी उसे देखकर पूछते हैं, बेटा राधिका, तेरी माई कहाँ है? देखिए नहीं बहुत दिनों से। नहीं पता पंडित जी, और अब उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मतलब? राधिका पंडित जी को पूरी बात बताती है और सब कुछ जानने के बाद पंडित जी कहते हैं, राधिका बेटा, ये तूने बहुत गलत किया बेटा। तुझे पता भी है तेरी असली माँ वो तुझे तूफानी रात में इसी हनुमान मंदिर की चौखट पर छोड़कर चली गई थी। तू उनकी तीसरी बेटी थी इसलिए। फिर तेरी माँ शांति ने ना सिर्फ तुझे पाला पोसा, बल्कि तुझे पढ़ाने में, लिखाने में और न जाने किन किन चीज़ों में एक सही जीवन देने के लिए उसने कड़ी मेहनत की, बहुत संघर्ष किया, और तूने उसे बदले में क्या दिया? ये धोखा। पंडित जी की इन बातों को सुन राधिका की आंखें भर आती है और फिर क्या, वो तुरंत मुकुल को छोड़कर अपनी माई के पास भागती है और उसे गले लगाकर कहती है, मुझे माफ कर दो माई, मैंने आपको गलत समझा, लेकिन आज मैं गर्व से कहती हूँ कि हाँ, मैं एक किन्नर की बेटी हूँ। आई लव यू माई, आप दुनिया की सबसे बेस्ट माई हो, सबसे बेस्ट। इसके बाद राधिका मुकुल के साथ सारे रिश्ते तोड़ देती है और अपनी माई शांति के साथ जीवन गुजारती है। मई का महीना शुरू होने वाला है। घर के काम के बीच साधना और आरती बात कर रही हैं। भाभी, मई शुरू होने वाला है, बच्चों के स्कूल भी बंद हो रहे हैं। हाँ आरती, गर्मी तो अभी से ही जान ले रही है। भाभी, आप इस बार मायके कब जा रही हो? मैं तो अगले हफ्ते ही निकल जाऊंगी। मायका?
भूल जा छोटी, हमारे नसीब में मायका कहाँ। क्यों भाभी, छुट्टियों में तो सब मायके जाते हैं, वहां भाई बहनों के साथ मजे करेंगे। बोली है तू अभी, मजे तो तुझे अभी पता चलेंगे। तभी कमला देवी की जोर से आवाज आती है, अरे साधना, ओ आरती, जरा इधर आओ दोनों। आई माँ जी। देखिए भाभी, मैं तो बस अभी मम्मी जी से मायके जाने की बात कर लूंगी। हाँ कर लेना, लेकिन संभल कर। दोनों देवरानी जिठानी हॉल में पहुंचती है। सुनो दोनों, अपनी नीलम आ रही है बच्चों को लेकर गर्मियों की छुट्टियां बिताने। अरे वाह, दीदी आ रही है, चलो अच्छा है, दीदी घूम लेगी, फिर उनके जाने के बाद हम भी चले जाएंगे। हाँ आरती, दीदी चली जाएगी सीधा जुलाई में, जब बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे। हैं, पूरी छुट्टियां हैं? आरती, मैंने पिछले 10 साल में 100 चालें चलकर देख ली, बीमार होने का नाटक किया, मायके की झूठी कसम खाई, पर ननद रानी पूरी छुट्टियां बिताकर ही टलती हैं। ऐसा क्या भाभी, इस बार एक और बार कोशिश करके देखें। तू अभी नहीं है, जब पैर दबाते दबाते हाथ दुखेंगे तब समझ आएगा। साधना आरती को चेतावनी देती है, लेकिन उसी शाम नीलम अपने दोनों बच्चों के साथ घर पहुंच जाती है और आते ही सोफे पर पसर जाती है। माँ, तुम्हारे शहर में आते ही दम निकल जाता है, कितनी गर्मी है। आ गई मेरी लाडो। साधना, जरा नीलम के लिए ठंडा आम पन्ना का शरबत बना दे और बर्फ डाल के लाना। ला रही हूँ माँ जी। अरे ये तो छोटी भाभी है ना माँ, इसके तो तेवर अभी से ही ढीले लग रहे हैं, पैर भी नहीं छुए इसने और साड़ी छोड़कर सूट पहना हुआ है। नमस्ते दीदी, सबर कैसा रहा? कैसा रहेगा बेकार। सुनो आरती, जरा मेरे कमरे का एसी चला दो तो, और हाँ, मेरे बच्चों के लिए मैंगो शेक भी बना देना। जी दीदी, मैं भी बनाती हूँ। लो नीलम, पी लो। तो साधना भाभी, पन्ना है या उबला पानी? बर्फ तो पिघल चुकी है। माँ देखो ना, आते ही मेरा स्वागत ऐसे हो रहा है। साधना, 10 साल हो गए इस घर में, एक पन्ना ठीक से नहीं बनता तुझसे, जानबूझकर किया है ना तूने? नहीं माँ जी, बर्फ तो डाली थी। रहने दो माँ, इनके तो तेवर ही बदले हुए हैं। आरती, तुम लाओ मेरे लिए शिकंजी बनाकर। ठीक है दीदी, लाती हूँ। आरती रसोई में जाकर नीलम के लिए शिकंजी बनाती है कि तभी, क्यों देवरानी जी, कैसी रही? देखा ना, आपने ननद रानी ने पहले मुझे नीचा दिखाया, सिर्फ तुम्हारी बुराई मम्मी जी से की और फिर ये हुक्म फरमा दिया। हाँ भाभी, हद है, ये तो बिल्कुल अजीब ही प्राणी है, मैंने तो ऐसा प्राणी आज तक नहीं देखा। अरे बहन, ये इस दुनिया की है ही नहीं। खैर जा तू शिकंजी दे के आ, वरना घर सर पर उठा लेगी ये। आरती शिकंजी ले जाकर नेहा को देती है, वहीं साधना दोनों बच्चों के लिए मैंगो शेक बनाकर उन्हें पिलाती है। दोनों बहुएं अपने कामों में लग जाती हैं। उनके जाने के बाद शाम के समय दोनों माँ बेटी अपनी कानाफूसी में लगी हुई थी। माँ, तुमने देखा साधना भाभी का मुंह कैसे उतरा हुआ था मेरे आने पर? हाँ बेटी, मैं भी देख रही हूँ, आजकल बहुत जुबान चलाने लगी है। और ये नई वाली आरती, ये तो और भी शाती लगती है। आज दोपहर को मुझसे कह रही थी कि दीदी आप कब तक रहोगी। उसकी इतनी हिम्मत, अभी 2 महीने हुए नहीं है और मेरी बेटी को टोकने लगी। हाँ। माँ, दोनों बहुएं मिलकर तुम्हें इस घर में अकेला कर देगी। तभी साधना और आरती चाय लेकर आती है, उसे देखकर दोनों हड़बड़ा कर शांत हो जाती है। ये लो दीदी, मम्मी जी चाय। अरे भाभी, शाम की चाय के साथ कुछ तलवाया क्यों नहीं? समोसे या कचौरी कुछ भी बनाते थे। नीलम, इतनी गर्मी में समोसे खाओगी तो पेट खराब हो जाएगा। देख रही हो माँ, मैं अपनी मायके में समोसे के लिए तरसूंगी, भाभी को तो बस काम से जी चुराना है। साधना, चुपचाप किचन में जाओ और गर्मा गर्म पकौड़े छान, मेरी बेटी आई है, कोई मेहमान नहीं है जो डाइट चार्ट देखोगी। जी माँ जी। भाभी आप बैठो, मैं बनाती हूँ पकौड़े। बड़ी आई हमदर्दी दिखाने वाली, दोनों को सीधा कर दूंगी। माँ तुम बस देखती जाओ। दोनों रसोई में पकौड़े बनाकर लाती है। तभी नीलम के बच्चे चिंटू और पिंकी पूरे घर को सिर पर उठा लेते हैं। चिंटू ड्राइंग रूम के गद्दों पर कूद रहा है और पिंकी आरती के कमरे का कीमती सामान गिरा रही है। अरे पिंकी, बेटा रुको, ये कांच का शोपीस है, टूट जाएगा, हाथ में लग जाएगी। अरे आरती भाभी, क्यों मेरे बच्चों को डांट रही हो? साल भर बाद ननिहाल आए हैं, थोड़ा खेलेंगे नहीं तो क्या बंधक बनकर रहेंगे? पिंकी, मम्मी ने कहा है कि ये कर हमारे नाना का है, हमारे जो मन करे हम वो कर सकते हैं, तोड़ दे इसे। ये देखो मम्मी, टूट गया। कांच की टूटे की आवाज सुनकर साधना और आरती तेजी से दौड़ के आती है।
अरे अरे, ये तो आरती की शादी के शगुन का शोपीस था। चिंटू पिंकी, बेटा ऐसे नुकसान नहीं करते। अरे साधना भाभी, एक मामूली कांच के टुकड़े के लिए बच्चों पर बरस पड़ी। माँ देखो जरा, तुम्हारी बहू को मेरे बच्चे फूटी आंख नहीं सुहा रहे हैं। तुम दोनों बहुओं का दिमाग खराब हो गया है क्या? बच्चों के पीछे पड़ गई हो। साधना, जा इसे साफ कर दे। और आरती, अपनी इस नई नवेली चीजों को संभाल कर रखा कर, बच्चों को मत कोस। अच्छा, गलती बच्चों की और डांट हमारी। रुक बेटा नीलम, तेरी ये सारी गर्मी मैं ही शांत करूंगी। शाम के 7 बज चुके थे। प्रफुल्ल और रोहन ऑफिस से थके हारे घर लौटते हैं। आते ही हॉल का नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे भैया, आज का घर ये कैसे फैला हुआ है? सारे खिलौने बिखरे हैं। साधना, जरा पानी देना दो। लीजिए। नीलम आई है ना, तो बस घर तो अब ऐसा ही होगा। प्रफुल्ल भैया देखो ना, साधना भाभी तो मेरे आते ही मुंह फुलाकर बैठ गई है। भाई के घर बहन का कोई हक ही नहीं बचा है क्या? भाई के घर बहन का कोई हक नहीं बचा है क्या? अरे नहीं नीलम, ऐसा क्यों सोचती हो? वो तो बस ऑफिस का गुस्सा, मेरा मतलब है गर्मी की वजह से परेशान होगी। क्यों आरती, चेहरे पर ये तूफान से पहले की शांति क्यों है? कोई धमाका होने वाला है क्या? रोहन, तुम्हारी बहन तो साक्षात ज्वालामुखी है। आते ही मेरा शगुन का शोपेश तोड़वा दिया और मम्मी जी ने मुझे ही सुना दिया। बाप रे, दीदी से पंगा यानी सीधे यमराज का लौटा। तुम ही चुप रहना, वरना माँ पूरे घर में महाभारत करवा देगी। अरे रोहन, बीवी के पल्लू से बाहर निकल। जरा अपनी प्यारी दीदी के लिए बाहर से चाट और रबड़ी तो लेकर आ। इन बहुओं के हाथ की फीकी चाय पीकर तो मेरा सिर दुखने लगा है। हाँ दीदी, क्यों नहीं। प्रफुल्ल भाई, चलो बाहर दीदी के लिए वीआईपी नाश्ता लेकर आते हैं। रात का समय है। साधना और आरती किचन में बर्तनों का ढेर साफ कर रही हैं और बुरी तरह से थक चुकी हैं। देखा आरती, सुबह से लेकर रात के 11 बज गए हैं। सुबह कचौड़ी, दोपहर को पनीर, शाम को पकोड़े और अब रात को मलाई कोफ्ता। मेरी तो कमर ही टूट गई है। और दीदी बस सोफे पर बैठकर हुक्म चला रही है। खुद के बच्चों के कपड़े भी हमसे धुलवाए हैं आज। ये तो बस शुरुआत है, अभी पूरे 2 महीने यही तमाशा चलेगा। हम गर्मी में तड़पेंगे और वो ननद रानी ऐश करेगी। अरे भाभी सुनो, कल सुबह नाश्ते में जरा साबूदाने की खिचड़ी और आलू के पराठे बना देना, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। नीलम, सुबह सुबह दोनों चीजें कैसे बनेंगी? क्यों नहीं बनेगी? तो दो बहुए किस लिए हो? माँ को बुलाओ क्या? अरे नहीं दीदी, माँ जी को क्यों कष्ट देना। सुबह दोनों चीजें टेबल पर मिलेंगी, आप आराम करो। हाँ, ऐसे लाइन पर रहा करो। नीलम चली जाती है। रात के 11 बज चुके थे। पति और बच्चों के सोने के बाद साधना और आरती किचन में बर्तनों का पहाड़ साफ कर रही है। आरती, देख रही हो ना, आज पहला ही दिन है और मेरी कमर टूट गई। कल सुबह पहर 5 बजे उठना है। भाभी आप रो मत, हर साल आप क्या करती थी जो ये पूरे 2 महीने तक रुक जाती थी? अरे छोटी, मैंने क्या नहीं किया। पहले साल मैंने बीमार होने का नाटक किया, झूठा नाटक किया कि हमारे मायके में कोई फंक्शन है, तो नीलम बोली कि मैं भी साथ चलूंगी घूमने। मैंने 100 चालें चली आरती, 100 चालें, पर इस ननद के आगे मेरी एक नहीं चली। ये चुड़ैल हमारे बच्चों के स्कूल खुलने के बाद ही वापस जाती है। भाभी, जेठानी की 100 चालें तो फेल हो गई, तो क्या हुआ? इस बार देवरानी की सिर्फ एक चाल चलेगी, और ऐसी चाल चलेगी कि ननद रानी खुद अपना सूटकेस उठाकर भागेगी। तो क्या कह रही है आरती, माँ जी के सामने कोई चला कि नहीं? वो उल्टा तुझे ही घर से निकाल देगी। आप बस चुपचाप तमाशा देखते रहो भाभी। कल सुबह से हमारा नया नाटक शुरू होगा। अगली सुबह नीलम सोफे पर बैठी चाय की चुस्कियां ले रही थी, तभी पड़ोसन शीला भाभी हाथ में खाली कटोरी लेकर हमेशा की तरह गॉसिप के लिए आ धमकती है। अरे कमला दीदी, राम राम। अरे नीलम, तू आ गई? बड़ी पतली हो गई है रे तू ससुराल में। इस बार तो तू पूरे 2 महीने अपनी माँ के हाथ का घी खाकर ही जाएगी ना? हाँ शीला चाची, माँ के घर में जो आराम है वो कहीं नहीं है। पूरे 2 महीने डट कर रहूंगी। अरे शीला भाभी, आप आई हैं, बहुत अच्छा हुआ। जरा मम्मी जी को भी समझाइए, कल से हमारे घर में पैर रखने की जगह नहीं होगी। क्यों आरती बहू, ऐसा क्या होने वाला है? कल से कोई कथा कीर्तन है क्या? अरे नहीं भाभी, मेरी सगी बड़ी बहन अनिका दीदी, उनके पति यानी मेरे फूफा जी जैसे कड़क जीजा जी और उनके 5 बच्चे, सब के सब कल सुबह आ रहे हैं पूरी गर्मियों की छुट्टियां हमारे घर साथ बिताने। नीलम आरती की बात सुनकर चौंक कर सोफे से उठ खड़ी हुई। उसके हाथ से चाय का प्याली छलक गया। क्या? तेरी बड़ी बहन और 5 बच्चे, वो भी यहाँ क्यों? हाँ दीदी,
उनके शहर में बहुत पानी की किल्लत है और इस बार वहाँ बिजली भी बहुत कट रही है। तो मैंने कल रात ही फ़ोन करके बोल दिया कि हमारी नीलम दीदी भी आई हुई है, आप सब भी आ जाओ, सब मिलकर मज़े करेंगे। अरे छोटी बहू, ये तूने क्या अनर्थ कर दिया है। मुझसे बिना पूछे अपनी बहन के पूरे कुनबे को न्योता दे दिया। हमारे घर में कुल 3 कमरे हैं, वो कहाँ रहेंगे। आरती ने अपनी चाल का पासा फेंक दिया था। अब वो उसे धीरे धीरे कसने लगी थी। साधना रसोई के दरवाजे के पीछे खड़ी होकर अपनी हंसी दबा रही थी। अरे माँ जी, आप भी ना, जगह की क्या कमी है। देखिए, एक कमरे में जेठानी और जेठ जी रहेंगे, दूसरे कमरे में मैं और रोहन रहेंगे, और मेरा कमरा जो इसी वाला कमरा मुझे मिला है। अरे दीदी, वही तो मैं कह रही हूँ। मेरी निक्का दीदी के जीजा जी बहुत बड़े रईस आदमी हैं, वो बिना एसी के 1 मिनट नहीं रह सकते, वरना उन्हें माइग्रेन का दौरा पड़ जाता है। तो वो एसी वाला कमरा मेरी बहन और जीजा जी को दे देते हैं। तो मैं और मेरे बच्चे कहाँ मरेंगे। दीदी, आप तो घर की बेटी हो, आप और आपके दोनों बच्चे हॉल में नीचे चटाई बिछाकर कूलर के सामने सो जाना। थोड़ा मच्छर काटेंगे, पर माँ का घर है, इतना तो एडजस्ट कर ही सकती हो ना। अरे वाह भाई, बात तो आरती बहू ने पते की कही है। नीलम, तू तो अपनी माँ के ही घर आई है, महल का सुख तो तू ससुराल में भोगती ही होगी, यहाँ नीचे सोने में क्या हर्ज है। शीला चाची, आप चुप रहो। माँ देखो, इस छोटी को आते ही राज करने लगी। मैं जमीन पर सोऊंगी इस उमस भरी गर्मी में। आरती, तू अपनी बहन को फोन करके मना कर देना, बोल दे कि हमारे घर में जगह नहीं है। हाय राम, माँ जी ऐसा अब शगुन मत बोलो, वो लोग तो ट्रेन में बैठ चुके हैं, टिकट भी कंफर्म हो गई है। और माँ जी, मेरी बहन बहुत धार्मिक है, वो आते ही सबसे पहले नीलम दीदी से कहेगी कि रोज सुबह उठकर उनके और जीजा जी के पैर दबाए, क्योंकि वो उम्र में नीलम दीदी से 3 साल बड़ी है। क्या मैं उसके पैर दबाऊंगी? और हाँ दीदी, उनके 5 बच्चे बहुत शरारती है, वो सुबह शाम अपने गंदे कपड़े करते हैं। मेरी बहन का हाथ थोड़ा दर्द करता है ना, तो वो अपने बच्चों के कपड़े भी आपसे ही धुलवाएगी। आखिर भाभीियों के मायके वालों की सेवा करना ननद का फर्ज होता है ना माँ जी। ये कैसा फर्ज है भाई? दोपहर का समय था। आरती ने अपनी चाल को और पुख्ता करने के लिए चिंटू और पिंकी को अपने पास बुलाया। चिंटू, पिंकी, तुम्हें पता है कल जो तुम्हारे 5 भाई बहन आ रहे हैं ना, वो बहुत ताकतवर है। हमसे भी ज्यादा ताकतवर? हाँ, उन्होंने कहा है कि आते ही वो चिंटू के सारे खिलौने छीन लेंगे और पिंकी की गुड़िया की बाल नोच देंगे। और हाँ, वो इस घर के सारे गद्दों पर खुद कूदेंगे, तुम दोनों को कमरे से बाहर भगा देंगे। मम्मी, देखो नई चाची कह रही कि कल आने वाले बच्चे मेरी गुड़िया को तोड़ देंगे। आरती, तू मेरे बच्चों को डरा क्यों रही है? मैं तो बस उन्हें बता ही रही हूँ दीदी, मेरी बहन के बच्चे सच में बहुत खूंखार हैं। पिछली बार उन्होंने अपने चाचा के घर के सारे टीवी के रिमोट तोड़ दिए थे और सोफे के कपड़े फाड़ दिए थे। माँ जी, अपने घर के सोफे नए हैं ना? हाय दैया, मेरे 50,000 के सोफे। साधना, ओ साधना, सुन रही है तू? हाँ माँ जी, मैं तो सोच रही हूँ कि कल से किचन का काम भी नीलम ही संभाले, क्योंकि आरती की बहन तो मेहमान है, वो तो आराम करेगी और 5 बच्चों का खाना अकेले मुझसे तो नहीं बनेगा। मैं खाना बनाऊंगी इस तपती गर्मी में, 7 बच्चों और 8 बड़ों का। माँ, ये मायका है ये जेल। रात के समय जब प्रफुल्ल और रोहन वापस आए तो घर का माहौल अजीब था। कमला देवी सिर पर पट्टी बांधकर बैठी थी और नीलम कोने में बैठकर रोहन का इंतजार कर रही थी। अरे माँ, क्या हुआ, सिर में दर्द है क्या? रोहन भैया, अपनी बीवी को समझाओ, कल सुबह इसकी बड़ी बहन अपने 5 बच्चों और पति के साथ यहाँ डेरा डालने आ रही है और कह रही है कि जमीन पर मैं सोऊं और उनके बच्चों के कपड़े भी धोऊं। क्या आरती तुम्हारी बड़ी बहन? पर तुम्हारी तो कोई हाँ जी, आरती की बड़ी बहन बहुत दिनों से कह रही थी आने को। अच्छा हुआ इस बार छुट्टियों में आ रही है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी दीदी आप तो हमेशा कहती थी ना कि मायके में भीड़ भाड़ अच्छी लगती है। अब मजा आएगा। खाक मजा आएगा रोहन भैया, तुम अपनी बीवी के रंग में रंग गए हो। माँ कुछ बोलती क्यों नहीं? मैं क्या बोलूं बेटी, बहू के मायके वाले आ रहे हैं, अब उन्हें धक्के मार कर तो नहीं निकाल सकते ना। नीलम अचानक चुप हो जाती है। अगले दिन सुबह के 5 बज रहे थे। घर में सभी सूरज की पहली किरण से पहले ही उठ गए थे। हॉल में खटपट की आवाज होने लगी थी। साधना और आरती चुपके से अपने कमरों से बाहर झांकती है। नीलम जल्दीबाजी में अपने दोनों बच्चों को जगा रही थी और सूटकेस में कपड़े ठूस रही थी।
अरे नीलम लाडो, सुबह सुबह ये क्या कर रही है? बैग क्यों पैक कर रही है? अभी तो सिर्फ 2 दिन हुए हैं तुझे आए। माँ मुझे 1 मिनट नहीं रुकना है, सुबह के 6 बजे की ट्रेन है। मैंने कल रात ही अपने पति को फोन करके बोल दिया था कि मुझे स्टेशन लेने आ जाए, मैं अपने ससुराल वापस जा रही हूँ। पर क्यों बेटी, पूरी छुट्टियां तो बाकी है अभी। माँ तुम अपनी इन बहुओं के साथ ही रहो, अभी कुछ देर में उस आरती की डायन जैसी बहन अपने 5 आफत के साथ आ जाएगी। मेरे बच्चों के खिलौने टूटेंगे मेरे सिर पर, वो नाचेंगे। मुझे इस उमस भरी गर्मी में बिना एसी हॉल में सोना पड़ेगा और ऊपर से उस औरत की गुलामी करनी पड़ेगी। मुझसे ये सब नहीं होगा। अरे दीदी, आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? रुकिए ना, मेरी अनिका दीदी बस स्टेशन पहुंचने ही वाली होगी। वो आपके लिए मायके से स्पेशल बनारसी साड़ी लाई है। रख अपनी बनारसी साड़ी अपने पास और उस बहन को बोल देना कि इस घर में कदम भी न रखे। माँ मैं जा रही हूँ, गाड़ी बाहर आ गई है। चिंटू पिंकी चलो जल्दी। मम्मी मुझे नानी के घर रहना है। चल चुपचाप, यहाँ रही तो भाभीयों की गुलामी करनी पड़ेगी माँ अब। नीलम अपने दोनों बच्चों को घसीटती हुई और सूटकेस पटकती हुई घर से बाहर निकल जाती है। कमला देवी दरवाजे पर खड़ी होकर आंसू बहा रही थी। बेटा लेकिन तू तो 2 महीने के लिए आई थी ना। बस मारो मत, तेरी बहुओं की वजह से अब तो 2 दिन में ही जाना पड़ रहा है। नीलम गाड़ी में बैठकर ससुराल के लिए निकलती है। कमला देवी गुस्से में अपने कमरे में, हॉल में अब सिर्फ साधना और आरती बची थी। और यार थी, सच बता तेरी बहन की ट्रेन कितने बजे आ रही है? अब हम उन्हें कहाँ ठहराएंगे? अरे भाभी शांत हो जाओ, मेरी कोई बड़ी बहन है ही नहीं, मैं तो अपने माता पिता की इकलौती औलाद हूँ। क्या तेरी कोई बहन नहीं है? तो वो फोन पर कौन बात कर रहा था कल तुझसे? वो मेरी कॉलेज की सहेली थी भाभी, उसे मैंने पहले ही समझा दिया था कि सुबह सुबह फोन करके नाटक करना है। मुझे पता था कि नीलम दीदी जैसी स्वार्थी और आराम पसंद औरत कभी अपनी सुख सुविधा, अपना एसी रूम छोड़कर दूसरों की सेवा नहीं करेगी। जैसे ही उन्हें पता लगा कि उनका राज छिनने वाला है तो उन्हें काम करना पड़ेगा, तो वो खुद ही दुम दुबाकर भाग गई। मान गए देवरानी जी, तुम्हारी बुद्धि को साष्टांग प्रणाम। मैंने पिछले 10 साल से 100 चाले चली, बीमार पड़ी, रोई, कसम दी, पर सब फेल हो गई। और तेरी एक चाल से इस घर की चुड़ैल ननद का पूरे बिस्तर गोल कर दिया। तो भाभी अब देर किस बात की, अब फटाफट अपना अपना बैग पैक करो और मायके निकलो। हाँ आरती, इस बार गर्मी की छुट्टियां सच में मजेदार होगी। सच कहा है किसी ने, जेठानी की 100 चाल पर भारी देवरानी की 1 चाल। दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे को गले लगाती है और घर में उनकी हंसी गूंज उठती है।